बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि मौजूदा माशी सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था, अंदाजे से बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, इसलिए सब्सिडी नहीं दे सकते। जबकि नैब कवानीन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब कवानीन से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। दूसरी जानिब वज़ारत कानून की जानिब से वजाहत की गई है कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देने के मजाज नहीं। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जो आज बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल अंदाजे से बहुत ख़राब है, लिहाजा हम आवाम को कोई सब्सिडी नहीं दे सकते। तो फिर इन अवामी मसाइल का क्या कोई हल मौजूद है निगरान सेटअप के पास? इंतहाई काबिल एहतराम शमशाद अख्तर साहब, उन्हें लगता है वो शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब की, ये शौकत तरीन साहब की, या उससे पहले जितने वज़राए ख़जाना है उनकी तकारीर का एक जुमला कहीं से, जो हमेशा हम सुनते रहे हैं कि पिछली हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा गई और हमें तो पता ही नहीं था, हम आगे बैठ गए और हम अचानक आए और अब हमें तो पता ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। ये पिछली हुकूमत जो थी उसमें भी ये बात थी, जो PDM की तहरीक इंसाफ के दौर में उसमें भी बात थी। अब ये जो निगरान हुकूमत है, ये आ गए हैं, लेकिन आने के बाद कह रहे हैं हमें नहीं पता था इतने ख़राब है। आने के बाद हमें पता चला, उससे पहले तो हम मतलब घर पे बैठ के पता नहीं सब क्या कर रहे थे, तो अब अचानक पता चला है उनको कि हालात तो बहुत ही ख़राब हैं, तो वो रिलीफ क्यों नहीं दे सकते जी। और कल जो है वो 10 से 15 रुपये 10 से 15 रुपये के दरमियान कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएंगी रात 12 बजे। और उसमें जो है वो साथ बिजली के नरखों पे कल हम बात कर चुके हैं, और ये भी बात कर चुके हैं कि गैस की 50% कीमतें बढ़ने जा रही हैं। वो भी फैसला नहीं हुआ कि किस्तें होंगी बिलों की, वो भी फैसला नहीं कर सके। उसके लिए भी शायद IMF से पूछना पड़ेगा कि किस्तें क्या की जा सकती हैं कि नहीं। और परसों जो है वो मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई है ताजरों। तो ये तो बिल्कुल एक, मैं आप यकीन करें कि मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद ये किसी ना किसी किस्म का कोई टैक्स, या ये कि मुफ्त बिजली, या ये है कि ख़र्चा कम, या ये है कि कोई जो फंड्स जा रहे हैं वो उसमें कोई कमी, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत है ना, थोड़े से मतलब है कि कोई मतलब ये कहें कि जी हम बहुत सारी जो अखराजात पार्लियामेंटेरियंस पे थे वो हम जो बजट उनको इशू हो गया था, यानी जो तरक्याती और गैर तरक्याती फ़ंड उनको इशू हो गया था, गैर तरक्याती कह रहे हैं रोक रहे हैं, तरक्याती उनको जारी रहेगा। वो पार्लियामेंटेरियंस हैं ही नहीं, वो जाने से पहले सब अपने अपने खाते में, उसमें सुना है कि 25-30% पैसा उन्होंने ले लिया था, बाकी लेना था, तो वो भी जारी रहेगा उनको। यानी इलेक्शन हो नहीं रहा लेकिन उनको फ़ंड जारी रहेगा सबको, और उन लोगों को भी जो कि यानी आप समझें कि जो पार्लियामेंट में नहीं थे लेकिन मतलब है कि मुशीरान या बाकी ऐसी मावनीन खुसूसी वगैरह, उनके फंड्स भी शायद हैं। तो ये किसी किस्म की आवाम के सामने भी बात ही नहीं कर रहे आके, और ये बड़ी मेरे लिए परेशान कुन बात। शमशाद अख्तर साहबा का बड़ा नाम है और उनकी मईशत पे बड़ी गहरी नज़र है और गिरफ्त है, लेकिन शमशाद अख्तर साहबा या हफीज़ शेख साहब, ये तमाम जो शख्सियात हैं, ये वो हैं जो जिनका सिर्फ ये है कि IMF के साथ मामला ठीक, बाकी अवाम क्या सोच रहे हैं, सड़कों पे क्या हो रहा है, गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्योंकि अवाम को जवाबदेही नहीं है, तो इसलिए इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये कभी आके लोगों के सामने ये नहीं बात करेंगे कि मतलब है कि बस हो गया तो IMF से हम जैसे एक जुमला दिया और वो जुमला दिया, खुदा हाफिज़, IMF से वर्चुअली मुज़ाकरात हुए और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते और गायब। अब लोग जाने सड़कों पे, घरों में ख़ुदकुशियाँ, महंगाई का तूफ़ान आएगा। और आप एक अजीब व गरीब बात देखें, मैं इसके ऊपर जो है वो हैरान हूँ। एक ख़त आज यानी इस 2 ख़बरें मैं सिर्फ बता के ज़रा मुल्क में, ये एक तो ख़त है, ठीक है, और ये जो ख़त है ये लिखा है जनाब ट्रेडिंग, ये TCP ने ख़त लिखा है, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, और ये ख़त जो है ये लिख रहे हैं ब्राज़ील को। ब्राज़ील में पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी को
एक ख़त लिख रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हमें 1 लाख मेट्रिक जो है वो चीनी बाहर से मंगवाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अब ये क्या ख़त है? इसको ख़त को ज़रा, ये जंग अखबार की वेबसाइट इस ख़त को किस तरह बयान कर रही है? सर, मुल्क में चीनी का बहरान शदीदतर होने का खदशा। अच्छा, टीसीपी ने ब्राजील में पाकिस्तानी कमर्शियल, मैं सिर्फ जिस तरह जंग अखबार ने लिखा है मैं उसी तरह से ये यहाँ पे स्लाइड दिखा रहा हूँ। नहीं, दूसरी स्लाइड प्लीज। अच्छा, वही कहते हैं कि मुल्क में चीनी का बहरान शदीद तर होने का खदशा है। टीसीपी ने ब्राजील में पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी को 1 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए खत लिख दिया। अच्छा, जराए ने बताया, महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक इंपोर्टेड चीनी 220 रुपए किलो के हिसाब से पाकिस्तान मंगवाई जा रही है। 220 रुपए किलो। महकमा खुराक के पास इस वक्त 10 लाख टन सरप्लस चीनी का कैरी फॉरवर्ड मौजूद है। महकमे को सरप्लस चीनी के जखायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। जराए ने बताया कि सरप्लस चीनी के जखायर खत्म होने पर इंपोर्टेड चीनी मार्केट में आ जाएगी और शहरी 100 रुपए सरकारी नर्ख वाली चीनी 220 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर होंगे। सही। यानी इस ये नहीं ये यानी इस ये खत, ये खबर, ये मौजूदा, ये निगरान हुकूमत है, ये पिछली हुकूमत नहीं है। महकमा खुराक पंजाब के जराए का कहना है कि 1 किलो चीनी पर 120 रुपए ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। अगर इसी को हम अगली स्लाइड दिखा सकें जी। महकमा खुराक पंजाब के जराए के मुताबिक 1 किलो चीनी पर 120 रुपए ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जंग अखबार। फिर यही अखबार एक दूसरी खबर बता रहा है। साथ साथ 2 खबरें लगी हुई हैं जंग अखबार पे। जंग अखबार की वेबसाइट खोलें, ये 2 खबरें। चीनी माफिया ने हुकूमत को कैसे मामू बनाया, तफसीलात सामने आ गई। चीनी माफिया ने पीडीएम की हुकूमत को मामू बना दिया। पीडीएम की हुकूमत में तो छुन्ने काके थे ना, सारे छुन्ने काके मासूम, मतलब उनकी शक्लें उतने बिल्कुल कुछ नहीं पता था, तो उनको मामू बना दिया। उनको बताया चीनी माफिया ने कि मुल्क में चीनी बहुत है, हमें बाहर भेजने की इजाजत दी जाए। तो वो जितने मासूम थे वो मान गए, तो चीनी बाहर चली गई। 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी उन्होंने रवां साल के शुरू में। चीनी माफिया ने इजाजत का फायदा उठाते हुए ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी और लाखों मेट्रिक टन अफगानिस्तान स्मगल हो गई। ये मामू बना, हेडिंग देखिए, मामू बना दिया। फिर सस्ती चीनी बाहर बेचकर डॉलर्स में मुनाफा कमाया। सारा मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेबों में गया। यूं शुगर माफिया की चांदी हो गई। यानी ये करप्शन नहीं है, ये मामू बन गए। यानी इस खबर की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये करप्शन नहीं है, ये लूटमार नहीं है, ये चोरी चकारी नहीं, वो बेवकूफ सादा बन गए। पहले उन्होंने इजाजत दे दी, फिर उन्होंने बाहर से मंगा ली। अच्छा, अब नहीं, अच्छा उनको मामू बनाया तो इनको क्या बना रहे हैं? ये जो ब्राजील से मंगा रहे हैं चीनी और कह रहे हैं कि यानी ये आप मुझे बताएं, सरप्लस चीनी मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, और ब्राजील से हमें सस्ती चीनी मंगा के जो है यहाँ पे, यानी महंगी चीनी मंगा रहे हैं, फिर ये सस्ती यहाँ पे अपने पास से निकालेंगे और 120 रुपए किलो बढ़ा देंगे। ये कोई हल नहीं है। और मुझे नहीं पता कि अब इसके फैसले अदालतों में होंगे, सड़कों पे होंगे, कहाँ होंगे। मैं इसके ऊपर कोई अब तबसरा जो है, क्योंकि ये निगरान हुकूमत जो है वो मेरा नहीं ख्याल के कोई बात सुन रही है, या वो बात समझ रही है, या हालात को समझ रहे हैं हमारे काबरीन। और कुछ कहना जो है वो अब बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि ये जो आज जो खत लिखा गया है कि अभी ब्राजील से और चीनी मंगवाने की इजाज़त दी जाए और 120 रुपए किलो चीनी बढ़ा दे। कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, फिर गैस की बढ़ रही हैं, फिर वो किस्तों पे भी नहीं किया। बिजली की भी कहा जा रहा है, बिजली की 2 रुपए, और नहीं, बिजली की तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आगे, 70-80 रुपए तक शायद यूनिट चला जाए, लेकिन किस्तों पे भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, तो ये तो मुझे अब मेरी समझ से बाहर है कि ये मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है। दूसरी बात ये है कि बाकी जो सारा दिन जो खबरें चलती रही उसका हम इल्म है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। अदालत जो है, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं
वो चले गए थे। जो कल प्रोग्राम में भी इंडिया था कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी के बायस से किसी और वजह से यहाँ पे ना जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लाया जाए, तो वो अदालत जो है वो जज साहब सुबह चले गए और 13 सितंबर तक उन्होंने रिमांड पे दे दिया। ये साइफर का जो मामला है, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका चालान अगले चंद दिनों में पेश कर देगी FIA मुकम्मल करके, और चालान मुकम्मल करके पेश कर देगी, और साथ ही जो है वो इसमें फिर उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। और इसमें सख्त सज़ा, प्रोसिक्यूटर जो है वो सख्त, ये वो 2 साल 3 साल 4 साल वाली सज़ा नहीं है, इसमें ज़्यादा सज़ा, यानी ये चूँकि आर्मी एक्ट के तहत या बाकी एक्ट्स के तहत जो है ये मुकदमा चलाया जा रहा है, गालिबन इंतज़ाज़ दहशतगर्दी है या आर्मी एक्ट के तहत ही गालिबन चलाया जा रहा है, तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी जा रही है। और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो मुझे नहीं पता अदालत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन जो इसमें तहकीकाती अदारे हैं वो कैपिटल पनिशमेंट डिमांड करेंगे, और फिर उसके बाद अदालत में जो बहस चलेगी तो वो हो सकता है अदालत, मतलब यही डिमांड ये होगी इस पर। अच्छा, तो ये मामला जो हैं, अच्छा इसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ ने एप्लीकेशन डाली है कि जी ये जो खुली अदालत में किया जाए और ये ओपन ट्रायल किया जाए और ये सारा, तो उसके ऊपर देखेंगे क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन यह है कि वो एक मुकदमे में अगर रिहा हो जाएंगे तो वो दूसरे मुकदमा साइफर का, फिर बाकी मुकदमा, तीसरा मुकदमा। जो वजारत दाखिला है, उनके कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि एक तवील अरसे तक एक कंप्लीट चार्ट सा एक वो है कंप्लीट तैयार है कि जी इस मुकदमे में निकलेंगे तो यहाँ, इसमें इससे मतलब अंदर ही, बाहर नहीं निकाला जाएगा जेल से, इसमें वहीं गिरफ्तारी, इसका रिमांड एक्सटेंड, ये सारा ये करते 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 उनको एक तवील अरसे रखा जाएगा। तो तवील का मैंने पूछा उनसे, तो तवील उन्होंने कहा कि अभी कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन तवील अरसे उनको जो है वो आवाम के सामने नहीं आएंगे, यानी अदालत में भी किसी में पेश नहीं होंगे, अदालत भी अंदर ही लगेगी, रिमांड भी अंदर ही होगा, और गिरफ्तारी रहेगी इस दौरान गालिबन। और बाहर ना आने की वजह वो सिक्योरिटी रीजंस बता रहे हैं। ये प्लान है वजारत ख़ारजा का और तहकीकाती अदारों का। और मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि साइफर और 9 मई को सीरियस लें। ये तोशा खाना जो है वो, तोशा खाना भी ठीक है उसके ऊपर, लेकिन तोशा खाना में आप ये देखें ना, तोशा खाना जो है वो, ये दो जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। यानी साइफर से ज़्यादा 9 मई, शायद साइफर भी लेकिन 9 मई भी। साइफर इसलिए कि आपने एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जिसको मतलब आपने उसको मतलब देख के आगे कर देना था, लेकिन उसको आप कॉपी ले गए या क्या किया, वो जो केस बना रही है वजारत दाखिला। लेकिन जो 9 मई और साइफर है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उसमें उसको सीरियस लें। लेकिन दूसरी बात एक और अहम है कि और बहुत सारे मुकदमे कटे हैं ना, कोई मेरे ख्याल 9 मई के हवाले से ही बहुत सारे मुकदमे कटे हैं, और कोई 150 या 200 वो खुद बयान करते रहे जितने मुकदमे आते हैं। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी दिलचस्प है, और ये जो बात है ये मुझे यानी आप समझें कि PDM में मौजूद जमातों में ये बात डिस्कस हो रही है, और वो बड़ा सीरियसली इसको डिस्कस कर रहे हैं और बड़ा उनका कंसर्न है इस बात पे। अच्छा, अब उनका क्यों कंसर्न है भाई, उनको क्या परेशानी है इस बात की? उनको परेशानी बड़ी अजीब सी है। वो कहते हैं कि जी ये जितने मुकदमा आते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। 9 मई जो फौजी तनसीबात पे हमले हुए, और शोदा की जो यादगारें थीं, शोदा की यादगारें थीं, और ये सारा जो भी हुआ बड़ा अफसोसनाक दिन था, और साइफर का मामला। लेकिन ये बात PDM की जमातों के अंदर बड़ी तशवीश का सबब है कि कोई करप्शन केस साबित नहीं हो पाया। यानी वो ये कहते हैं कि ये तोशा खाना का जो मामला है, इसमें अब देखें सज़ा मुअत्तल हो गई, अब रीट्रायल होगा, ट्रायल होगा, वो रसीदें आएंगी, वो घड़ी बिकी, कहाँ बिकी, क्या हुआ, इसको किसी और अंदाज में, ये मुकदमा किसी और अंदाज में अगर चलता ट्रायल कोर्ट की तरफ में, तो शायद ये उनको इस बात की तस्कीन होती कि एक करप्शन का केस तो है कम से कम। मसला ये है कि इस तमाम मुकदमात में करप्शन का कोई केस नहीं है। करप्शन का एक ही केस था ना, तोशा खान, और तोशा खाने में ये मुकदमा उनका ये PDM की जो अहम ज़ाहिर जिम्मेदारान हैं जो इस मुकदमे में काफ़ी जिन्होंने इंटरेस्ट लिया,
वो कहते हैं कि जी इसमें ना वो रसीदों की का जिक्र हुआ कि ना बाहर फरोख्त हुई है, ये हुआ वो हुआ सारा, और वो एक करप्शन का केस जो था उसकी सज़ा भी कलअदम हो गई है, अब वो सज़ा माफ़ नहीं हुई, वो नाअहलियत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मसला ये है कि करप्शन का तो कोई केस होता ना, मतलब कोई नैब का केस बनता ना, तो अब उनको तवक्को है अलकादिर से, अलकादिर यानी अब अलकादिर ट्रस्ट जो है वो उसका केस है जो कि अभी गालिबन शुरू होना है या शुरू हो चुका है या क्या। लेकिन अभी तक वो इस बात के ऊपर काफ़ी मतलब एक उनमें है कि ये अभी तक करप्शन का केस जो है वो कलअदम हो गया है। तो अब अलकादिर ट्रस्ट जो है 190 मिलियन पाउंड, वो नैब उसकी तहकीकात कर रही है चूंकि, तो अब वो जो केस है उससे उनको तवक्को है कि वो करप्शन का कोई एक करप्शन का मुकदमा तो बने अलकादिर ट्रस्ट पे, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल प्योर नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती और जाहिर है पूरी कौम के इशूज, ये जो बाकी दो केसेस हैं, तो ये करप्शन का लेकिन नहीं है। करप्शन का अलकादिर है जो कि अभी तक जिसमें कोई पेशरफ नहीं हुई आगे, पेशरफ आगे और सारा नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी अजब सी बात है। और साथ ही जो है वो ये महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है, तो इस महंगाई के तूफ़ान में ये जो एहतजाज शुरू होने वाला है, इसका मलबा किस पे गिरेगा, कौन इसको संभालेगा, कैसे संभालेगा, ये आगे किस तरह से होगा, ये अब एक दो रोज़ में देखते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल एक यानी थोड़ी सी भी लचक, अगर 2 दिन प्रेजेंटेशंस दी थी, 3 दिन एक उम्मीद लोगों में थी कि कोई ना कोई चीज़, और साथ ही अब ये फिर चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, तो ये वो जो माफियाज बैठी हैं, वो IPPs वाली माफियाज, उनके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, और वो बड़ी आसानी के साथ ही कर सकते थे कि ये उनको देखें, माहदे दोबारा आप माहदे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं आप, तो माहदे जो हैं वो उसमें तो 100 चीज़ें आप कानून से राय लेते हैं, आप वकला को बुलाते हैं, आप इंटरनेशनल, आप देखते हैं कि IPPs के साथ माहदे जो हैं वो कितने हैं, क्यों टैक्स डाला जा रहा है, दोबारा आप साइन करते हैं उन माहदों को, और वो इतना पैसा कमा रही है, वो माफिया भी दोबारा कमाई जा रही है। वो कह रहे हैं मामू बना दिया, PDM मामू बन गई, तो ये क्या अजीब व गरीब किस्म की बात करते हैं। वो खुद उनके मतलब अपनी शुगर मिलों के मालिकान हैं PDM के अंदर, तो वो कैसे वो मतलब वो अजीब व गरीब किस्म की बात करते हैं। ये बहरहाल देखते हैं कि अगले चंद दिनों में ये मामलात किस तरफ जाते हैं, और ये ख़त क्यों लिखा गया और इसका फ़ायदा किसको होगा। जो आज ये ख़त लिखा गया और जिसके ऊपर खबर लगी हुई है कि मुल्क में चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा, इसका फ़ायदा किसको होगा, तो ये देखना है। और ये माफिया इधर इस केयरटेकर के अंदर बैठे हुए हैं, ये हमने पहले भी बात की, IPP माफिया भी, अब पता नहीं शुगर माफिया भी कहीं आगे पीछे है। अच्छा, तो ये मामला तो वो जो है अब देखते हैं कि ये इसको किस तरह से संभालते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है, मैं ये मुल्की सियासत अब सारी की सारी चली गई है एहतजाज मुजाहिरों पे, और ये मुजाहिरे इसलिए एक तो ज़ाहिर जमात इस्लामी ने कॉल दी हुई है, लेकिन जो ताजिर हैं और जो तनख्वाहदार तबका है और जो तनख्वाहदार तबका नहीं है वो भी, मतलब सारे ही जो आप समझें कि माशरे के जो तबकात हैं वो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और परेशान हाल हैं, और उनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि इसको तो क्या करें। तो इसमें तहरीक इंसाफ भी शायद शामिल हो जाए, MQM कह रही है हम भी शामिल हो जाएंगे, सारे शामिल हो जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि वो तो मतलब है कि अब क्योंकि इसको कैसे संभाला जाएगा इस बहरान को, ये देखना है आने वाले दिनों में। अच्छा, इसमें जो है वो तो ये तो हो गई बातें 2-3, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम चूंकि कोलैप्स हो रहा है, गिर रहा है, ख़त्म हो रहा है, दम तोड़ रहा है, इसलिए इसमें सभी आपको अपनी अपनी जगह परेशान नजर आएंगे। आवाम के साथ साथ जो स्टेक होल्डर नहीं, इसमें आप देखें ना, निगरान हुकूमत परेशान है। निगरान हुकूमत तो आए थे मज़े से बैठेंगे आराम से, सुकून रावी चैनी चैन लिखेगा, तो ये आते ही वो तो फेस नहीं कर पा रहे ना। तो मसला ये कि उनके गले ये पीछे का मसला पड़ा है। मैं ये नहीं कि वो तो अभी आए हैं, ये तो अभी आए हैं ना, लेकिन मसला है कि अंदर माफियाज कौन सी हैं जो इनको ये इजाज़त नहीं दे रही कि IPPs के आप टैक्सों को दोबारा रीनेगोशिएट करें, उनके साथ माहदे दोबारा खोल के देखें। वो रिपोर्ट्स ले हैं जो गंदम और चीनी और IPPs के बारे में तहरीक इंसाफ की हुकूमतें बनाई थी, लेकिन फिर हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि वो माफियाज आ गई थी सारी सामने। तो वो जो है वो इनसे तवक्को थी, लेकिन
अभी तक फैसला इन्होंने नहीं किया, और देखना है कि ये फैसला अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आवाम, और ये एक वज़ीर साहब ने कहा कि जी हम तो आर्म फोर्सेस को बुला लेंगे, अवाम सर को बुलाएंगे। मैंने कहा अच्छा जी आर्म फोर्सेस आके मुजाहिरीन के ऊपर ये कहते हैं हाँ तो वो तो आर्टिकल 345 या 342 के पता नहीं कौन सा आर्टिकल, उन्होंने कहा कि वो तो, मैंने कहा यही एक हल है यानी कि हाँ उनके दिमाग में कोई हल नहीं है इसके अलावा। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी मैंने कहा जी फिर आप ज़रा देखें दोबारा, में गुजारिश की उनसे, सोचें देखें आप ज़रा मामलात को, अवाम को देखें ये आप किस तरह क्या बात कर रहे हैं। अच्छा तो ये देखते हैं कि मामलात अब किस तरफ जाते हैं। दूसरा थोड़ा सा पाकिस्तान से निकलते हैं, तो कुछ टाइम है हमारे पास? टाइम है जी टाइम है। गबून की सैर करके आते हैं। गबून, 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 GABON। गबून जो है ये बड़ा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक खूबसूरत सा मुल्क है, लेकिन ये है अफ्रीका के मगरिबी साहिल पे। अफ्रीका के एक तो मशरकी साहिल है ना, जो कि बहरे ये जो इंडियन ओशन की तरफ, और बहरे हैमर है ऊपर जहाँ पे इथोपिया और जबूती और ये सारे ममालिक हैं, सोमालिया, ये एक है उसका मगरिब जहाँ पे पैसिफिक है, जहाँ पे पैसिफिक इस तरफ जो है वो इंडियन है और इस तरफ जो है वो पैसिफिक है, ठीक है। और ये आप आगे चलते जाएं तो फिर आप जो है वो आगे पहुँचते हैं। अच्छा अटलांटिक है, माजरत पैसिफिक नहीं है, अटलांटिक है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर आप पहुँचते हैं अमेरिका तक, और अमेरिका और चाइना के दरमियान फिर पैसिफिक आता है, माजरत, तो ये अटलांटिक है। अच्छा ये गबून है। गबून छोटा सा मुल्क, और इस मुल्क को अगर आप नक्शे पे देखें तो इसका नक्शा जो है, इसमें एक तरफ आपको इसमें नज़र आ रहा है कैमरून। ये गबून जो है ये ख़त इस्तवा पे है, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। एक तरफ ऊपर इसके इक्वेटरल गिनी है जो कि दोबारा साहिल है। अच्छा फिर उसके बाद जो है एक तरफ इसके अंगोला है, एक तरफ इसके कॉन्गो है, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये है तो मगरिब में, लेकिन ये मगरिबी जो हम कहते हैं ना मगरिबी अफ्रीका जिसको हम साहिल की पट्टी कहते हैं, ये उसके नीचे है, तो ये वस्ती अफ्रीका में शुमार होता है, ठीक है, शुमार होता है इसका, यानी सेंट्रल अफ्रीका की पट्टी में ये मुल्क है, साहिल में नहीं है, साहिल इसके ऊपर है और फिर उसके ऊपर वो ममालिक हैं अल्जीरिया, तो ये उनके नीचे है, यानी सेंट्रल अफ्रीका में है। तो सेंट्रल अफ्रीका का बिल्कुल एक कोना, ठीक है, जो कि समंदर से लगता है, जैसे गिनी लग रहा है या जैसे कैमरून लग रहा है या जैसे नहीं कैमरून, हाँ कैमरून भी है और अंगोला भी है, ये सारे साहिल हैं। गबून में मुंतखब सदर का तख्ता उलट दिया गबून में भी फौज ने, यानी कि एक और अफ्रीकन, एक और, ठीक है। अच्छा और ये जो हैं वहाँ पे तख्ता उलट दिए और उनके जो सदर हैं उनका तख्ता उलट दिया है अली बोंगो। अच्छा ये अली बोंगो जो हैं इनको और गिरफ्तार कर लिया फौज ने। ये अली बोंगो जो हैं ये 2009 से सदर थे और ये तीसरी दफा इलेक्ट हुए थे अभी 26 तारीख को, तो फौज ने इनका तख्ता उलट दिया। अच्छा इनके जो वालिद हैं 2009 से पहले वो एक तवील अरसा, मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे ज़्यादा मुद्दत तक जिन लोगों ने हुक्मरानी की है, उमर बोंगो के वो बेटे थे, ठीक है। और उमर बोंगो जो हैं वो दूसरे सदर थे और 67 थे, 1967 से लेकर 2009 तक वो सदर है। ये उनके बेटे हैं, उमर बोंगो के बेटे हैं अली बोंगो। और ये जो हैं ये लोइन एम्बा पहले सदर थे, उसके बाद वो उमर गैम्बो आ गए, बोंगो आ गए और फिर उसके बाद ये अली बोंगो आ गए। अच्छा ये उमर बोंगो और अली बोंगो जो हैं ये दोनों लिबिया का दौरा किया और ये मुसलमान हो गए, यानी ये पैदाइशी, क्योंकि 95% आबादी गबून की जो है वो क्रिश्चियन है। अच्छा अब गबून के अंदर तख्ता उलट दिया। गबून में तख्ता उलटे जाने की अहमियत क्या है? गबून भी फ्रांस की कॉलोनी में रही है, यानी फ्रांस की एक और कॉलोनी गई, यानी एक और, लेकिन गबून जो है ये दूसरे मुल्कों से हट के इसकी अहमियत एक और भी है। और इसकी अहमियत जो है वो ये है कि अगर मैं ये जो 6 स्लाइड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
ये अगस्त 2018 10 अगस्त 2018 का मैं यहाँ पे आपको शुमारा दिखाऊं तो ओक्लो नाम की जगह है गैबोन में। गैबोन में एक ओक्लो नाम की जगह है जिसको कहते हैं कि 2 अरब साल पुराना नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे। नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर यानी इस कदर वहां पर मौजूद है यूरेनियम, और यूरेनियम 2 अरब सालों से। अच्छा, फिर मैं 1976 का मैंने आर्काइव निकाला है, अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे, वो कह रहे हैं ये 1976, ये 7वीं स्लाइड, वो गामा रेस, ये है गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर मेजरमेंट ऑफ 238 U and 235 U in uranium ore from natural reactor at Oklo, Gabon। ये इनको 1956 में यूरेनियम मिल गया था, लेकिन 1972 में 56 में मिल गया था, 60 में ये इनको आज़ादी मिली गैबोन को फ्रांस से। ठीक है। 60 और 50 की दिहाई में ये आज़ादी की तहरीकें बढ़ी हैं ना अफ्रीका में, तो फ्रांस से आज़ादी इनको मिल गई। लेकिन फ्रांस से ताल्लुकात इनके ज़बरदस्त रहे, यानी फ्रांस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो फ्रांस के ये जितने न्यूक्लियर रिएक्टर बने हैं ना, फ्रांस, आपको लोगों को याद होगा कि फ्रांस पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्रांस ने जितना न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम बनाया उसमें गैबोन का बड़ा अहम रोल था, क्योंकि गैबोन ने सारी जो माइनिंग थी यूरेनियम की, यूरेनियम, इतना यूरेनियम है वहां पे, आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि नेचुरल रिएक्टर, ये 1976 की मैं आपको दिखा दी जियोलॉजिकल सर्वे, और आपको IAEA के दिखा दिया 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड ओनली नॉन नेचुरल रिएक्टर। अब यहां से यूरेनियम भी जा रहा है और यहां से वो सारा का सारा जा रहा है फ्रांस में। तो फ्रांस की कॉलोनी 350 फौजी मौजूद थे गबोन में, तख्ता उलट दिया, ठीक है, ठीक, और तख्ता उलट दिया। और तख्ता उलटने के बाद आप ये देखें कि ये बोंगो फैमिली जो है, ये बोंगो फैमिली का इक़्तिदार ख़त्म हो गया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। वो अभी मोहम्मद बाज़ूम भी गिरफ्तार हैं नाइजर में, और उनको अल्जेरिया की तरफ से मीडिएशन हो रही थी, तो उनको 3 साल का वक्त दिया, 6 महीने से 3 साल में आप जमहूरियत बहाल कर दें अपने मुल्क में। लेकिन ये जो यानी कोई 216 1950 से बगावतें हुई हैं यहाँ पे, कोशिशें हुई हैं, 106 कामयाब हुई हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में हद कुछ अरसे बाद कुछ समझ नहीं आता क्या करें, तो बगावत, फौजी बगावत हो जाती, फौज आ जाती है। अच्छा, फौज आ जाती है हर कुछ अरसे के बाद, और ये बात अफ्रीका तक नहीं है वैसे, और ममालिक में भी इस तरह होता है। लेकिन बहरहाल, अच्छा, दूसरी बात क्या है गबोन की, दूसरी गबोन की इंपॉर्टेंट बात, अगर ओपेक ममालिक देखें, सबसे ज्यादा एक तो यूरेनियम हो गया, ठीक है, तो पूरा यूरोप को यूरेनियम कहां से जा रहा है, गबोन मेन है यूरेनियम की तमाम यूरोप की रिएक्टर्स में। और उसके बाद ओपेक ममालिक के अगर आप अराकीन को देखें, अगर हम दिखा सकें एक स्लाइड फाइनल, तो ओपेक के ममालिक में भी गैबोन और गिनी, गैबोन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। अच्छा, बहुत ज्यादा ऑयल। ये कोने में देखिए गैबोन का आपको नाम नजर आ जाएगा, गैबोन का, कॉन्गो, गैबोन, ये ओपेक के ममालिक हैं। हाँ। ये लाइन से लगे हुए हैं, गैबोन, गिनी, ये सारे ऊपर नीचे, कॉन्गो, एंगोला, अल्जेरिया, ये सारा, ये नाइजीरिया, ये सारा आपको नजर आ रहा है अफ्रीका। देख रहे हैं आप, ये पूरा अफ्रीका ऊपर की लाइन, और ये नाइजीरिया, ये अफ्रीका, आप लिबिया में भी आ जाएं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ओपेक के अंदर कितना बड़ा हिस्सा अफ्रीका का है सर। और अफ्रीका के मुल्कों में ये मगरबी अफ्रीका तो बिल्कुल ही साथ आ गया ना, गैबोन और नाइजीरिया और ये तो साथ आ गए। तो ये ओपेक मुल्कों का भी हिस्सा है, यूरेनियम भी। और फ्रांस की कॉलोनी और फ्रांस के फौज, और ये फ्रांस यहाँ से सारी माइनिंग कर रहा था, और इनका तख्ता उलट दिया गया। और ये एक और बड़ी अजीब सी यूरोपीय यूनियन के लिए भी खबर है, और ये खबर जो है ये फ्रांस के लिए भी अजीब सी है, और ये खबर अमेरिका के लिए भी अजीब सी है कि ये तख्ते उलटते जा रहे हैं। हाँ। और ये इतने साल से ये चूंकि वेस्टर्न कैंप में रहे हैं ना, मैंने कहा ना, ये उमर गबोन 67 में बने थे, ये उनके बेटे थे जिनका तख्ता उल्टा है, ठीक है ना, ये 2009 से थे। तो ये पूरा जो वेस्टर्न वहां पे अलाइज थे, इनका तख्ता उलट रही है, फौज वहाँ की अथॉरिटीज जा रही हैं इनके हाथों से। हाँ, मतलब कि अजीब सी बात। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद मुल्की सियासत पर भी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। रशिया खुश है।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए कवानीन से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्तें तलब कर ली हैं, तो इसके शिकंजे में क्या वो आम शख्सियात देखें बिल्कुल उन्होंने कहा अपडेटेड हमें आप दिखाइए, अपडेट करके बताइए। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात बताऊँ, एक तो उसको मैं दोबारा जिनको ये इंटरेस्ट है उनको मैं लिंक दे देता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें आज का, कि फ्रेंच कॉलोनी एक और गई, जो फर्स्ट हमारी स्लाइड है उसको देख लें, और फिर उसके बाद वो फ्रांस का जो मीडिया है उसको भी देख लें। फ्रांस 24 के जो 9 स्लाइड है कि कू गैबोन की जो कू है अटेम्प्ट्स फॉलोज मिलिट्री टेक ओवर्स इन फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज़, ये फ्रेंच कॉलोनीज़ की पट्टी में सारी की सारी वहाँ पे इस वक्त बगावतें हो रही हैं। और ये जो है ये अरामेथ कंपनी जो है उनके पास सारा ठेका था। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो रॉयटर्स ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का आज एक सर्वे जारी किया है रॉयटर्स ने। ये उनकी तरफ से नया मैप आ गया था कल, जो चाइना ने रिलीज़ किया था, और चाइना ने कहा कि ये हमारा, ये हम हैं, मतलब ये नहीं है कि हम आपसे मांग रहे हैं, ये हम हैं, ये चाइना है, ठीक है, और ये चाइना की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और चाइना उसको मकबूजा इलाका समझता है, जो चाइना अपने ही इलाके वापस ले रहा है, ये यानी ये चाइना का नुक्ता नज़र है उन इलाकों के हवाले से जहां चाइना आगे एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन ये जो रॉयटर्स का सर्वे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो सर्वे है इसको ये देखें, ये कहते हैं कि 24 मुल्कों में 30,000 लोगों का सर्वे हुआ फरवरी और मई के दरमियान। उसमें जो है इंडिया को, पूरे भारत को 46% लोगों ने अच्छी नजर से देखा, अच्छा, और 34% लोगों ने बुरे नजर से देखा। अच्छा, उसके बाद आधे से ज्यादा अमरीकियों ने, यानी सिर्फ 51% अमरीकियों ने अच्छी नजर से देखा, 44% ने मुख्तलिफ राय दी। ये भारत के बारे में। मोदी साहब के बारे में पर्सनली सिर्फ 21% अमरीकियों ने कहा कि अच्छे हैं, और 37% ने कहा कि बहुत ही अजीब शख्सियत है। जी, इंडिया की इमेज ज्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान सर्वे ने देखा कि ये मोस्ट यूरोपियन ममालिक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन द 5 यूरोपियन नेशंस, अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर सकें, ये बड़ी अजीब एक इंडिया के बारे में सर्वे आया है। वो कहते हैं कि जी इन 5 यूरोपियन नेशंस वेयर पास्ट डेटा इज अवेलेबल, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड एंड यूके, इंडियाज फेवरेबल रेटिंग ड्रॉप 10% पॉइंट्स इन 2008। और सबसे ज्यादा जो ड्रॉप है वो फ्रांस में देखा गया है। वहां पर सिर्फ 39% लोग जो हैं वो इंडिया को किसी बेहतर नजर से देखते हैं। आज से 15 साल पहले 70% देखते थे, सिर्फ 15 साल। अच्छा, इससे ये एक अजीबो गरीब किस्म का, और ये जो है ये इंडियन एक्सप्रेस ने फिर इसको कोट किया है कि जी इंडिया व्यूड फेवरेबली इन मोस्ट G20 मेंबर्स, मोदीज इमेज डिवाइडेड। भाई कहां से डिवाइडेड? इंडिया टुडे, ग्लोबल व्यूज ऑफ इंडिया जनरली पॉजिटिव, मिक्स रिस्पॉन्स फॉर मोदी। अच्छा, ये तो अजीब सा एक सर्वे आया है कि 5 मुल्कों में बिल्कुल ड्रॉप हो गया है, मोदी साहब कहीं पसंद ही नहीं किया, किसी एक मुल्क में भी पसंद, कौन मुल्क बता दें कहां पे मोदी साहब को मिक्स रिस्पॉन्स है ही नहीं। अमेरिका में नेगेटिव है तो कहां पे पॉजिटिव है? मोदी, अजीबो गरीब डायस्पोरा, ये वो फलाना ढिमाकना। अच्छा, और इंडिया की पूरी की रेटिंग गिरा दी है, पूरे इंडिया की इन्होंने। यानी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात नहीं हो रही, ये फ्रांस में 15 सालों में फ्रांस 5 यूरोपीय मुल्क, यूके को भी यूरोप में डाल दिया राइटर्स ने। लेकिन ये है कि ये प्योर सर्वे है, ठीक है, तो ये एक बड़ी खौफनाक सी बात है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी बात है सारी, देखें ये हिंदुस्तान टाइम्स ने आज, अच्छा, व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं चाइना अक्टूबर में चाइना जा रहे हैं, और बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इंडिया नहीं आ रहे, ये ध्यान में रखें। G20 समिट है। अब ये भी नहीं पता कि शी जिनपिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये हमें नहीं पता कि शी जिनपिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन जो टेलीग्राफ इंडिया है उसने जो 18वीं स्लाइड है उन्होंने आज जबरदस्त सुर्खी लगाई है। वो कहते हैं ए क्वेश्चन, शुड वी होस्ट ऑक्युपायर शी जिनपिंग एट द अपकमिंग G20, यानी जमीन निकल गई है ना। यानी देखें बात, मसला ये है कि जो आप डिनायल मोड में है ना, ये डिनायल मोड से काम नहीं चल, आपको बताना पड़ेगा लोगों हुआ क्या है। जयशंकर जो हैं, मेरा ये हमेशा उनके बारे में बड़ा अच्छा गुमान रहा है कि शायद वो भारत के सबसे
अच्छे वजीर खारजा ने वो सबसे बदतर साबित हो रहे हैं। अगर ये दुनिया में इमेज गया है इंडिया का भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये ब्रिक समिट में गले लग गए, फलां हो गया, 2 कलाम से पहले जो है यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, ये बताएं तो सही ना कि क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है फॉरेन पॉलिसी का लिख रहा है, ये पाकिस्तान का कोई अखबार, फॉरेन पॉलिसी इंडियन ऑथर, मूडीज टाइगर वॉरियर पॉलिसी इज हार्मिंग इंडियाज इंटरेस्ट। चलें जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी ये जो आरएसएस है, ये आज का जनाब फॉरेन पॉलिसी है कि टाइगर एक वुल वॉरियर इस्तेमाल होता था चाइना के लिए, लेकिन टाइगर वॉरियर वो कह रहे हैं आरएसएस है भाई, और ये जो आरएसएस की वजह से क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंगली उनके अगेंस्ट जो है ये माइनॉरिटीज हो रही हैं, हेट क्राइम्स। ये आप नीचे की 3 लाइनें देखें, हेट क्राइम्स बढ़ गए हैं अगेंस्ट क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ठीक है, और हेट स्पीच इज इवन मोर रैम्पेंट। ये G20 से पहले इंडिया के बारे में बात हो रही है दुनिया भर में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हिंदुस्तान टाइम्स अचानक जैसे ही कोई नक्शा वगैरह ऊपर नीचे आता होता है ना चाइना से, कोई मुज़ाकरात खराब होते हैं, तो अगले दिन एक खबर आ जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने आज जनाब एक सैटेलाइट इमेजेस छाप दी हैं, और सैटेलाइट इमेजेस ये हैं कि चाइना रैम्प्स अप कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स एंड बंकर्स इन अक्साई चीन, 70 किलोमीटर आगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये उसके बाद बंकर्स और जनाब आगे वो टनल्स बनी हुई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आ गई हैं, बहुत सारे वो जनाब बता रहे हैं कि जी ये बंकर है। अच्छा, ये फ़ौरन ही आ जाती हैं, मतलब ये अक्साई चीन पे भी आ गए हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में भी आ गए हैं, इधर भी आ गए हैं, उधर भी आ गए हैं, तो ये दुनिया भर में इमेज ख़राब हो गई है। वो मतलब है कि वो राइटर्स की खबर है, राइटर्स पे उस पर कोट कर रहा है, फिर इंडियन मीडिया उसको घुमा फिरा के। मसला ये है कि उधर ज़मीन निकल गई है, उधर इमेज ख़राब हो गई है, उधर जो है वो G20 के अंदर अब वो कह रहे हैं कि ऑक्यूपायर के तौर पे आएंगे शी जिनपिंग, अभी तक उनकी तरफ से ओके नहीं हुआ। ये आगे से खबर दे रहा हूँ। साथ ही ग्लोबल टाइम्स जो है, एक तो ग्लोबल टाइम्स भी ऐसी खबर लगा देते हैं ना दरमियान में, इन हालात की संगीनी को देखे बगैर कि क्या गुजरेगी इस वक्त, ये खबर लगा रहे हैं 12वीं स्लाइड के चाइना पाकिस्तान लॉन्च जॉइंट एयर एक्सरसाइज फीचरिंग चाइनीज वॉर प्लेन्स ऑन बोथ साइड। यानी ये कोई वक्त है ये खबर लगाने का? अगर हो भी नहीं है तो ये बताना जरूरी है कि नई दिल्ली को आप बताएं। नहीं, मतलब देखे ना, ये कभी कभी क्या कहें बहरहाल। तो मसला ये है कि ये जो है ये जमीन निकल गया। अब ये मुझे बताएं कि G20 समिट हो रही है, ब्रिक्स के अंदर उन्होंने कहा कि आपके कहने पे मुज़ाकरात हुए, आपने एक जनाब वहाँ पे सेक्रेटरी खारजा, ये क्या, ये असल में देखें मामला संगीन है। इसको हंसी मजाक में ना उनको लेना चाहिए, ना उनके लीडर्स को लेना चाहिए, ना किसी को लेना चाहिए दुनिया। ये अमेरिका और चाइना के जो कॉमर्स की जो उनकी मिनिस्टर गई थी, उनके मुज़ाकरात बड़े अच्छे हुए हैं, वो बड़े अच्छे हुए हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान अभी कोई ऐसा कोई जंग भी नहीं होगी इसके ऊपर। हाँ। ताइवान चला गया तो भी नहीं होंगी, ये बताऊं मैं आपको। मैंने आपसे कहा ना कि वो ताइवान के ऊपर, ताइवान को मानता नहीं अमेरिका, तो मदद किसकी करेगा? अमेरिका तो वन चाइना पॉलिसी पे है ना। इशू यह है सारा कि ये इंडिया की जमीन भी गई और वो माना भी नहीं उन्होंने, और हर बार वो कहते रहे 19 डायलॉग क्यों हो रहे हैं अगर आपकी जमीन नहीं गई तो? मतलब ये क्यों डायलॉग, मतलब बैठ के क्या लूडो खेलते हैं? अब फिर अजीब किस्म का मुआहिदा है। मतलब ये मुआहिदा जो 1962 में इन्होंने किया था कि हम असला इस्तेमाल नहीं करेंगे और हाथों से या डंडों से लड़ेंगे, भी ये क्या मुआहिदा है? सर बहुत मतलब कबड्डी होगी, उधर से कराटे होगा, मतलब ये इनके जो है ना, मतलब असला यूज नहीं होगा, डंडों से। बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था 2020 में हुआ था, 2020 में, तो उस वक्त भी डंडे वंडे से तब भी डिनायल में थे डॉक्टर साहब, जो फौजी मारे गए थे, उस पर भी क्या बात है, असला इस्तेमाल नहीं होगा। कबड्डी, इधर से कबड्डी हो रही है, उधर से कराटे हो रहे हैं, जूडो हो रहे हैं, ये क्या मुआहिदा है भाई? वो आगे आ गए हैं, उन्होंने टनल्स बना दी हैं अपनी, और उसमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि ये टाइगर वॉरियर पॉलिसी नहीं चलेगी। रॉयटर्स कह रहा है कि तमाम दुनिया में इमेज खराब हो गई। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हिंदुस्तान टाइम्स सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ। ठीक है सर, इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सूरत हाल है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।